नमस्कार प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से पीसीबी ट्यूटोरियल्स के इस वीडियो लेक्चर प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग थर्मल फिजिक्स में लेक्चर नंबर 9 की बात कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 8 तक आपने कंप्लीट कर लिया होगा, तो आगे देखिए लेक्चर नंबर 9। हम लोग अब बात कर रहे हैं इफेक्ट्स ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन की। थर्मल एक्सपेंशन जो अभी आपने लेक्चर नंबर 8 में पढ़ा, तो उसके क्या क्या इफेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखिए। जैसे पहला है required condition for two different rods so that the difference between their lengths remains constant at any temperature, that is the difference remains independent of temperature or change in temperature। मतलब क्या हुआ, जैसे कि कोई एक रॉड है L1 लेंथ का और उसका अल्फा 1 जो हो गया कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हो गया, और L2 हो गया कोई दूसरा रॉड है ये, जिसका जो किसी दूसरे मटेरियल का बना हुआ है, इसलिए इसका जो अल्फा 2 वैल्यू हो गया कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इसका अलग वैल्यू हो गया, ये अलग मटेरियल का है, ये अलग मटेरियल का है, ये अलग लेंथ का है, ये अलग लेंथ का है। तो आप साफ साफ देख सकते हो कि अभी L2 जो है वो L1 से ज्यादा लेंथ का है, तो इनके बीच का कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। तो उस डिफरेंस को कह रहा है कि हम कितना भी टेम्परेचर राइज कर दें, किसी भी दूसरे टेम्परेचर पर ले जाएं, तो वो डिफरेंस जितना पहले था उतना ही बाद में भी होना चाहिए। कहने का मतलब ये हो जाएगा कि जितना लेंथ आपका ये पहला वाला रॉड बढ़ेगा, उतना ही लेंथ आपका दूसरा वाला रॉड भी अगर बढ़ गया, मतलब ये डेल्टा L1 जो कि डेल्टा थीटा राइज करने पर हुआ है, अगर उतना ही राइज डेल्टा L2 दूसरे वाले रॉड में भी हो जाए, तो फिर ये गिवन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो शुरू में जितने का भी आपका डिफरेंस था, ये L2 माइनस L1 जितना भी आ रहा था, अब आपने टेम्परेचर को राइज किया, तो ये जितना बढ़ गया, अगर ये भी उतना ही बढ़ जाए, तो फिर डिफरेंस आपको फिर फाइनल तो वही मिलेगा जो पहले मिला था, है ना। तो किसी भी टेम्परेचर पर अगर आप देखो कितना भी से भी आप राइज करो, ये जितना बढ़ जाए उतना ये भी बढ़ जाए, तो गिवन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। कौन सा कंडीशन? यही कंडीशन की डिफरेंस बिटवीन देयर लेंथ्स रिमेन्स कांस्टेंट एट एनी टेम्परेचर। ठीक है, तो सीधी सी बात है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या क्वेश्चन में दिया है तो क्वेश्चन डेल्टा L1 इक्वल टू डेल्टा L2 आप सीधा रख देंगे, और डेल्टा L1 का फॉर्मूला अल्फा 1 L1 डेल्टा थीटा, और डेल्टा L2 का फॉर्मूला अल्फा 2 L2 डेल्टा थीटा, अभी पीछे पढ़ा है आपने। और उसके बाद आप देख सकते हैं चूंकि सेम राइज इन टेम्परेचर दोनों में किया गया था, तो डेल्टा थीटा आप कैंसिल कर सकते हैं। सो अल्फा 1 L1 इक्वल टू अल्फा 2 L2। ओके, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं L1 बाई L2 इक्वल टू अल्फा 2 बाई अल्फा 1। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर दिस सिचुएशन। ठीक है, तो अच्छे से समझ लेंगे। आपको कभी कभी ये सिचुएशन जो है डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछता है, तो आप आंसर कर सकते हैं। दूसरा केस हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं, केस ऑफ बायोमेटालिक स्ट्रिप की, जो डिफरेंट मटेरियल्स का बना होगा। बायोमेटालिक स्ट्रिप क्या होता है कि दो स्ट्रिप्स होते हैं मेटल के पतले पतले, और उनको थ्रू आउट वेल्डिंग कर दिया जाता है, मतलब ये जहां जाएंगे साथ ही जाएंगे। तो अगर एट नॉर्मल टेम्परेचर पर सेम इक्वल लेंथ का आपने दो स्ट्रिप इस तरह से ले रखा है, पहले वाले का अल्फा 1 हो गया लीनियर कोफिशिएंट और दूसरे का हो गया अल्फा 2, और फिर आपने इनको हाई टेम्परेचर पर आप लेके गए, डेल्टा थीटा से आप गर्म किए, तो यहाँ दो कंडीशंस हो सकते हैं। जो एरो दिखाया गया ये कह रहे हैं आपको कि दो कंडीशंस हो सकते हैं, या तो ये इस तरह से बैंड हो जाएगा या फिर ये इस तरह से बैंड हो जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, क्योंकि इनको आपने गर्म किया तो इन दोनों की लेंथ बढ़ेगी, लेकिन एक का अल्फा 1 है एक का अल्फा 2 है, दोनों डिफरेंट मटेरियल्स के हैं। तो जिसका भी अल्फा वैल्यू अधिक होगा वो ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसका भी अल्फा वैल्यू कम होगा वो कम बढ़ेगा। तो जो भी ज्यादा बढ़ेगा वो कॉन्वेक्स साइड आ जाएगा। जैसे देखिए ये वाला शेप में ये तभी जाएगा ये स्ट्रिप, जब आपका ऊपर वाला जो अल्फा 1 है दैट विल बी ग्रेटर देन अल्फा 2, है ना। तो ऊपर वाला रेड वाला जो है वो ब्लैक वाले से अगर ज्यादा होगा तो लंबाई में ज्यादा होगा, जो लंबाई में ज्यादा होता है वो कन्वेक्स साइड आ जाता है, मतलब ऊपर से उभड़ा हुआ सतह की तरफ चला जाएगा, और जिसकी लंबाई कम होनी है वो कॉन्केव की तरफ चला जाएगा। ठीक है, इस तरह से। सो एट हाई टेम्परेचर आपका इस तरह का सीन बन जाएगा। और अगर आपका ये नीचे वाले का अल्फा वैल्यू ज्यादा है, मतलब अल्फा 2 अगर ग्रेटर देन अल्फा 1, तो फिर नीचे वाला सरफेस कन्वेक्स बनाएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से शेप बन जाएगा। तो एट हाई टेम्परेचर अगर अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2 तो ये शेप आंसर करना है, और अगर अल्फा 2 ग्रेटर देन अल्फा 1 तो फिर ये शेप आंसर करना है। दोनों ही केस में ये ध्यान रखिएगा कि जिसका अल्फा वैल्यू अधिक है वो कन्वेक्स साइड चला जाएगा। ओके, कन्वेक्स साइड मतलब उभड़ा हुआ साइड। इसी बात को हमने लिखा है, when two metallic strips are welded together at normal temperature, then on increasing temperature the strip having higher value of alpha will be on convex side। जिसकी भी वैल्यू अल्फा की ज्यादा होगी जिस मटेरियल की, वो कन्वेक्स साइड चला जाएगा। However, final length for both the strips will increase। दोनों की जो फाइनल लेंथ होगी वो पहले से ज्यादा होगी, वो पहले से बढ़ जाएगी। बट ड्यू टू वेल्डिंग
थ्रू आउट आपने यहाँ पर वेल्डिंग कर रखा है तो इट बेंड्स, तो ये बेंड कर जाता है डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन एज सोन इन अबव फिगर। तो जिसका अल्फा वैल्यू ज़्यादा होगा उसके हिसाब से वो बेंड कर जाएगा, ठीक है। अल्फा वैल्यू ज़्यादा होगा वो कन्वेक्स साइड में चला जाएगा और उस हिसाब से बेंडिंग हो जाएगी। तो ये चीज़ ध्यान में रख सकते हैं एट हाई टेम्परेचर। अब ऐसे ही आप कोशिश करो कि अगर मैंने इसके टेम्परेचर को डाउन किया, एट लो टेम्परेचर अगर ले जाते तो कौन सा सीन बनता, अल्फा 1 ग्रेटर देन अल्फा 2, तो क्या यही रहता या फिर पलटता, तो क्या सीन बनता उसको जरा सोचिए आप। तो 1 मिनट के लिए आप पॉज कर ले वीडियो को और आप खुद से सोचने का ट्राई करें, फिगर बनाने की कोशिश करें कि एट लो टेम्परेचर जब अल्फा 1 ग्रेटर देन अल्फा 2 तो यही फिगर रहेगा या फिर ऐसा फिगर रहेगा, क्या आप करेक्शन करेंगे सो आप करें। तो देखिए बच्चों मैंने चेंज कर दिया है, आई होप कि अब आप मिला सकते हैं। फिर से समझिएगा, अल्फा 2 अल्फा 1 अल्फा 2 है, ये हो गया इस तरह से नॉर्मल टेम्परेचर पर सेम लेंथ के साथ। अब आपने क्या किया, टेम्परेचर को लो कर दिया। टेम्परेचर को आप कम करेंगे, चेंज इन टेम्परेचर हुआ है तो फिर क्या होगा कि लंबाई कम हो जाएगी, जिसके लिए अल्फा की वैल्यू ज़्यादा होगी वो ज़्यादा छोटा हो जाएगा। जैसे पहले केस में क्या था कि एट हाई टेम्परेचर आपने चेंज किया और जिसके लिए अल्फा की वैल्यू ज़्यादा थी वो ज़्यादा लंबाई का हो जाता था, तो उसमें चेंज ज़्यादा आता था। तो उसी तरह से अगर आप लो टेम्परेचर करेंगे तो चेंज तो आपने अभी भी किया, तो फिर जिसकी अल्फा ज़्यादा होगी वो ज़्यादा सिकुड़ जाएगा, ठीक है, वो ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो उसी आधार पर आप समझ लो कि जो ज़्यादा छोटा हो जाएगा वो अंदर चला जाएगा, है ना, अंदर की साइड में रहेगा, कॉनकेव साइड में रहेगा वो जो ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो जिसके लिए अल्फा की वैल्यू ज़्यादा होगी वो कॉनकेव साइड में चला जाएगा और जिसके लिए अल्फा की वैल्यू कम होगी इस बार वो कन्वेक्स साइड में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अल्फा 2 यहाँ पे कम दिखाया गया है, तो वो अल्फा 2 वाला जो ब्लैक वाला है वो आपका कन्वेक्स साइड में आ गया। उसी तरह से यहाँ पर देखिए कम कौन है, अल्फा 2, तो अल्फा 2 जो कम हो गया वो आपका, देखिए अल्फा 2 जो कम हुआ है ना, इसको थोड़ा ठीक से चेक कर लिया जाए। अच्छा ये दोनों सेम हो रहा है, अल्फा 2 लेस देन अल्फा 1, तो यहाँ पर साइन बदल दीजिए, अल्फा 1, हाँ इस तरह से दोनों साइड ये था। तो ये अल्फा 1 यहाँ पर छोटा है तो अल्फा 1 जो है वो आ जाएगा कॉन्वेक्स साइड में, और यहाँ पर कौन छोटा है अल्फा 2, तो अल्फा 2 आ जाएगा कॉन्वेक्स साइड में। तो जिसकी अल्फा वैल्यू कम होगी वो कन्वेक्स साइड में आ जाएगा क्योंकि वो उतना सिकुड़ नहीं पाएगा, और इस बार जो भी लेंथ होगा वो दोनों का डिक्रीज करेगा। फिर से समझिएगा, लेंथ दोनों का डिक्रीज करेगा एट लो टेम्परेचर, लेकिन जिसकी अल्फा वैल्यू ज़्यादा है वो ज़्यादा डिक्रीज करेगा और डिक्रीज करने पर वो कॉनकेव साइड चला जाएगा, ठीक है, डिक्रीज करने पर वो कॉनकेव साइड चला जाएगा। तो ये वाली साइड जो हो जाएगी, ब्लैक वाली साइड जो आप देख रहे हैं वो कॉनकेव साइड है, तो ये वाला तभी जाएगा जब वो कम सिकुड़ेगा तभी जब उसकी अल्फा वैल्यू कम होगी, ठीक है। तो और जिसकी अल्फा वैल्यू ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा सिकुड़ जाएगा। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं, when two metallic strips are welded together at normal temperature, then on decreasing temperature the strip having lower value of alpha, जिसकी वैल्यू लोअर होगी अल्फा की, विल बी ऑन कॉन्वेक्स साइड। इस बार लोअर, जैसे लास्ट टाइम में क्या हुआ था, हायर वैल्यू ऑफ अल्फा वाले गए थे कॉन्वेक्स साइड में, तो इस बार लोअर वैल्यू ऑफ अल्फा वाले चले जाएंगे कॉन्वेक्स साइड में। However, final length for both the strips will decrease, वो छोटा ही होगा, and due to welding throughout it bends as shown above, तो उसी की तरह वो बेंड करेगा। तो मेन ये पॉइंट आपको याद रखनी पड़ेगी कि हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी ऑन कॉन्वेक्स साइड, जिसका अल्फा कम होगा वो कॉन्वेक्स साइड में होगा। तो यहाँ से देख लो आप फिर से, अल्फा 1 यहाँ पर क्या दिख रहा है हमको, कम दिख रहा है तो वो कॉन्वेक्स साइड में होना चाहिए, दिख रहा है, सही हो गया। इन दोनों में देखो कौन सा अल्फा कम है, तो अल्फा 2 कम है, तो अल्फा 2 कम है तो वो कॉन्वेक्स साइड में हो गया, ठीक है। फिर से समझ लीजिए, जिसका अल्फा कम होगा वो इस बार कॉन्वेक्स साइड में जाएगा लो टेम्परेचर करने पर। तो आपने देखा कि अल्फा 1 की वैल्यू जो है वो कम है, ये वाला देखिए अल्फा 1 कम है, और ये कौन है अल्फा 2, तो अल्फा 2 ज्यादा है, तो ज्यादा होगा तो ये ज्यादा सिकुड़ जाएगा तो इस साइड में चलाएगा कॉनकेव साइड में, ठीक है। अच्छा उसी तरह दूसरे वाले में भी देखिए, इसमें हमने क्या दिखाया है, अल्फा 2 को कम दिखाया है और अल्फा 1 को ज्यादा दिखाया है। अल्फा 1 को ज्यादा दिखाया तो ये ज्यादा सिकुड़ जाएगा तो फिर ये कॉनकेव साइड में आ जाएगा, ठीक है। और जो कम सिकुड़ेगा, कम कंप्रेस होगा, वो आपको कन्वेक्स साइड में आ जाएगा। तो ये ठीक है, सही है, अच्छे से इसको समझ लीजिए, दिक्कत हो तो दोबारा सुन लीजिए इन सारी बातों को। तो कभी एट हाई टेम्परेचर
नॉर्मली पूछता है और कभी आपसे एट लो टेम्परेचर पूछ सकता है। तो लो टेम्परेचर में यही याद रखेंगे कि बिल्कुल जो हाई टेम्परेचर में होता था उसका रिवर्स हो जाएगा। हाई टेम्परेचर में क्या होता था, जिसकी अल्फा वैल्यू अधिक होती थी वो कॉन्वेक्स साइड जाता था, और लो टेम्परेचर में क्या हो जाएगा, अब जिसकी अल्फा वैल्यू कम होगी वो कॉन्वेक्स साइड में जाएगा। क्लियरली? चलिए तो फिर आगे बढ़ेंगे। आइए बच्चों अब आगे देखते हैं हम लोग केस ऑफ पेंडुलम वॉच के केस में। ठीक है, हैविंग मेटालिक पेंडुलम होना चाहिए। जैसे क्या होता है कि बहुत सारी घड़ी होती है, आप चर्च गेट पर देख सकते हैं या पुराने लाइब्रेरीज में आपको मिल जाएंगे, पेंडुलम क्लॉक होता है जिसमें आपको इस तरह का पेंडुलम जो है वो टिक टॉक करता रहता है और उसकी वजह से जो आपका हैंड्स है क्लॉक का वो आगे बढ़ता है ना। तो यहाँ पर वो सिंपल पेंडुलम की तरह आगे पीछे करता रहता है। तो वहां पर जो ये लेंथ ऑफ द पेंडुलम होना चाहिए वो मेटल का होना चाहिए, क्योंकि मेटल ही होता है वो समर में क्या होगा, जब टेम्परेचर जो होता है वो काफी ज्यादा होता है तो उसमें उसकी लेंथ थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी, है ना। मान के चलो कि जैसे कि ये पेंडुलम क्लॉक की लेंथ इस तरह से रहती है और ये इस तरह से ऐसे झूलता रहता है ना, इसको बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। अब क्या होगा कि इसकी जो टाइम पीरियड होती है वो इसकी लेंथ पे डिपेंड करती है। उसका जो फार्मूला होता है वो फार्मूला आप जानते होंगे, टी इक्वल टू 2π√L/g होता है। ठीक है, तो इसमें अगर चेंजिंग आ गया तो फिर ये जो इसके हिसाब से जो भी समय आएगा उसमें भी चेंजिंग हो जाएगा। तो क्योंकि ये टी प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √L के, और समर में ये एल बढ़ जाएगी और विंटर में ये एल कम हो जाएगी, है ना। तो मेटल्स जो होते हैं वो एक्सपेंड ज़्यादा करते हैं और उसी तरह से वो कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं विंटर में। तो इस तरह से इस टी पर फर्क पड़ेगा, और टी पर अगर फर्क पड़ेगा तो ओवरऑल जो है ये घड़ी जो है वो फिर आपको गलत समय बताएगी, वो थोड़ी स्लो हो जाएगी या फिर फास्ट हो जाएगी, है ना। इन जनरल देखा जाता है जब लेंथ आपका बढ़ेगा टाइम पीरियड आपका बढ़ जाएगा, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा तो इसका मतलब वो घड़ी आपकी स्लो हो जाएगी, मतलब इसी को बोलते हैं कि वो कुछ टाइम लूज कर देगा, जिसको मैंने लास्ट में लिख भी दिया है। इन समर द क्लॉक बिकम्स स्लो, दैट इज लूजेस टाइम। और इसी तरह से विंटर में द क्लॉक बिकम्स फास्ट, दैट इज गेन्स टाइम। तो फास्ट हो जाएगा चूंकि लेंथ इसकी छोटी हो जाएगी विंटर में, तो वो तेजी से टिक टॉक करेगा तो वो थोड़ा फास्ट हो गया। मैंने अब जहाँ एक्चुअल में 24 घंटा होना चाहिए था, ये 24 घंटा से पहले ही अपना सारा टिक टॉक कंप्लीट कर लेगा, और मान के चलो इसके पास फिर 1-2 घंटा बच गया तो वही हो गया इसका गेन टाइम। और समर में क्या हो गया, लेंथ बढ़ जाने से अब उसकी टिक टॉक जो हो गई वो स्लो हो गई। तो जो चीज 24 घंटे में कंप्लीट हो जानी चाहिए था रियल में, अब इसको 24 से ज्यादा लग गया, है ना। मान लो कि अब इसको 25 घंटे लग गए, 26 घंटे लग गए, ऐसे लग गए, मतलब इसने ज्यादा समय ले लिया, मतलब कुछ समय को इसने लूज कर दिया, है ना। एक्चुअल में 24 जो होगा वो पहले आ गया और ये बेचारा स्लो रह गया, है ना। तो मतलब इसका समय कहाँ खो गया, तो इसीलिए उसको कहते हैं लूजेस टाइम। सो आप याद रखिएगा, समर में क्लॉक स्लो हो जाता है और उसी को बोलते हैं लूजेस टाइम, और विंटर में क्लॉक फास्ट हो जाता है, दैट इज गेन्स टाइम। तो हमने यहाँ पे जैसे समर का उदाहरण लिया, पहले L1 लेंथ था क्लॉक का, और उसके बाद पेंडुलम का, और उसके बाद डेल्टा थीटा से टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो लेंथ इसकी हो गई L2। ठीक है, तो वी नो दैट कि सिंपल पेंडुलम के केस में टी हो गया आपका 2π√L/g, तो टी प्रोपोर्शनल टू √L। दो केस आप कंपेयर कर लीजिए, T2/T1 तो हो जाएगा इसको देखते हुए √L2/L1। और यहाँ पर जो ये L2 आएगा, चूंकि डेल्टा थीटा आपने इंक्रीज किया है, इसका अल्फा कुछ वैल्यू होगा, उस हिसाब से L2 बराबर L1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, ये आराम से लिख सकते हैं, इसी को यहाँ पुट कर देना है। पुट करने के बाद आप देखोगे कि L1 कैंसिल हो गया और उसके बाद T2/T1 क्या बन गया, इस रूट को हमने क्या किया, पावर हाफ कर दिया। फिर वही कंसेप्ट, चूंकि अल्फा डेल्टा थीटा एक से बहुत बहुत छोटा होता है, क्योंकि अल्फा की वैल्यू बहुत बहुत छोटी हो जाती है, एक से बहुत छोटी रहती है, इस वजह से बायनोमियल अप्लाई हो जाएंगे, तो ये हाफ यहाँ आके मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 प्लस हाफ ऑफ अल्फा डेल्टा थीटा आ जाएगा। सो T2 माइनस T1, अब इस 1 को इधर लाइए, सो T2 माइनस T1 माइनस 1 इक्वल टू हाफ ऑफ अल्फा डेल्टा थीटा, और ये -1 यहाँ आ गया तो आप एलसीएम ले सकते हैं, तो T2 माइनस T1 अपॉन T1 इक्वल टू हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। यही T2 माइनस T1 जो हो गया, T2 हो गया बाद का टाइम पीरियड, T1 हो गया पहले का टाइम पीरियड, इसी दोनों का जो डिफरेंस आ गया वो हो गया आपका डेल्टा टी। तो डेल्टा टी विथ रिस्पेक्ट टू डेल्टा T1, ठीक है, पहले का, तो ये फ्रैक्शन हो गया, फ्रैक्शनल चेंज। तो ये क्या हो गया, फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड। सो कितने का, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। अगर क्वेश्चन में कुछ फ्रैक्शन टाइप का पूछे कि कितना टाइम पीरियड में फ्रैक्शनल चेंज बताइए, तो ये आ जाएगा हाफ ऑफ अल्फा डेल्टा थीटा। और टोटल कितना टाइम का चेंज आया एक टाइम पीरियड में, तो डेल्टा टी इक्वल टू हाफ ऑफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू T1, ये T1 इधर चल जाएगा, ठीक। तो यही डेल्टा टी आपका कहलाएगा रिक्वायर्ड करेक्शन इन टाइम फॉर टाइम पीरियड
T1, है ना। एक ऑसिलेशन के लिए अगर आप देखोगे तो आपको रिक्वायर्ड करेक्शन इन टाइम फॉर टाइम पीरियड T1 आपको ये फॉर्मूले से देना पड़ेगा, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा T1 टाइम में पूछा तो T1। अब अगर ये T1 की वैल्यू जो अक्सर आपसे पूछता है क्वेश्चन में, अगर ये 1 डे हो, 1 घंटा मतलब सॉरी 1 डे एक दिन, तो एक दिन में उसमें रात इंक्लूडेड होता है, तो 24 घंटा का मतलब हो गया 24 घंटा 60 मिनट 60 सेकंड, मतलब 86,400 सेकंड आ जाएंगे, 86,400 सेकंड्स, ठीक है। तो आपका जो ये डेल्टा टी बन जाता है वो कितना बनेगा, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा तो था ही, इस T1 की वैल्यू हो जाएगी 86,400, ठीक है, इतना सेकेंड। अभी आपसे 2 यहाँ से आप डिवाइड कर दो तो 43200, 43200 देन अल्फा देन डेल्टा थीटा। तो इसको बहुत अच्छे से याद रखना, दिस इज द रिक्वायर्ड करेक्शन इन टाइम पर डे, एवरी डे आपको करना पड़ेगा इन द पेंडुलम क्लॉक। या कभी कभी पूछता है मंथ में कितना किया जाए, तो इसको क्या करना है, 1 डे का निकल चुका है, इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा, ठीक है। अल्फा की वैल्यू बहुत कम होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है ना। जब आप सवाल देखोगे तो उसमें वैल्यू दी भी रहेगी अल्फा का, तब उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है केस ऑफ पेंडुलम वॉच, ठीक है। तो याद रखिएगा, समर में ये क्या करेगा, लूज करेगा टाइम को, तो कितना से लूज करेगा आपको दिया रहेगा, चेंजिंग टेम्परेचर उस हिसाब से निकाल सकते हैं। विंटर में क्या होगा, गेन कर लेगा, तो कितना गेन कर लेगा पर डे, तो ये इस फॉर्मूला से निकल जाएगा, पर डे के लिए ये हुआ है, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों इसको सीखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपको जो इलास्टिसिटी वाला टॉपिक है उससे कुछ कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर लिया गया है, उसको मिक्स किया गया है थर्मल एक्सपेंशन के साथ, ठीक है। तो देखिए, डेवलपमेंट ऑफ थर्मल स्ट्रेस जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, एंड थर्मल फोर्स जिसको आप थर्मल टेंशन भी बोल सकते हैं, जिसको F और T से डिनोट कर सकते हैं, इन द रॉड विच इज फिक्स्ड एट बोथ द एंड्स। अगर आप किसी रॉड को दोनों साइड से फिक्स कर देते हो, फिर आप अगर इसका टेम्परेचर आप राइज करते हो, तो क्या होगा, इस पूरे रॉड में ये तो फैलना चाहेगा, लेकिन आप इसको फैलने नहीं दे रहे हो। इस कंडीशन में क्या होगा कि इस पूरे रॉड में एक थर्मल स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा, ठीक है, और दोनों किनारे पर थर्मल फोर्स भी लगेंगे। तो उस थर्मल स्ट्रेस और थर्मल फोर्स को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पर फॉर्मूला बताया गया है कि कैसे आएगा। यहाँ पर ये समझ लेंगे, ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है, वाई क्या है, वाई है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। याद रखिए ये वाई है, नहीं कि गामा नहीं है, ये वाई है, ठीक है, जिसको बोलते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, कैपिटल वाई। डेल्टा थीटा चेंज इन टेम्परेचर हो गया, और स्मॉल एल जो है वो हमने लेंथ ऑफ द रॉड दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ स्मॉल एल को देखो मैंने ये बिल्कुल अलग हटा के नीचे रखा हुआ है, इसका एक कारण है, लास्ट में बताऊंगा। अब यहाँ समझो आप, फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट से क्या क्या पढ़े हुए हो आप, यंग्स मॉडुलस जिसको कैपिटल वाई कहते हैं, ये इक्वल टू एक फार्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस वाई बराबर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये फॉर्मूला होता है। सो और स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस इज लाइक प्रेशर, प्रेशर इन सॉलिड सब्सटेंसेस, वही स्ट्रेस होता है। सो आप प्रेशर को फोर्स अपॉन एरिया लिखते हैं, तो वही हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, सो एफ अपॉन ए। और स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, यहाँ पे ओरिजिनल लेंथ जो है हम लोग का एल लिया हुआ है। तो ये फॉर्मूला आपको इलास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट से पता होना चाहिए। तो उस हिसाब से y बन गया एफ अपॉन ए डेल्टा एल बाय एल, सो डेल्टा एल बाय एल बन जाएगा एफ अपॉन ए वाई, ठीक है, इस तरह से y चला जाएगा। सो डेल्टा एल अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या निकला, ये निकला एफ इंटू एल अपॉन ए वाई, ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, एफ एल बाई ए वाई, ओके। अब आप जो कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन पढ़े हो उसके हिसाब से देख लो, डेल्टा एल क्या था, अल्फा टाइम्स एल डेल्टा थीटा, एल यहाँ पे इनिशियल लेंथ है इसीलिए इसको एल लिया गया है, ठीक है, नहीं तो पहले क्या लेते थे, एल नॉट लेते थे, एल नॉट वाज इनिशियल लेंथ, तो यहाँ पर हमने एल इनिशियल लेंथ लिया हुआ है, इसलिए अल्फा एल डेल्टा थीटा, ओके। सो फ्रॉम 1 and 2, ये रहा आपका 1 जिसमें आपने डेल्टा एल को कैलकुलेट किया है, और यहाँ भी आपका डेल्टा एल। तो 1 and 2 से अगर आप इसको देखिए कंपेयर कीजिए, एलएचएस सेम है तो आरएचएस सेम हो गया, सो एफ एल बाय ए वाई बराबर अल्फा एल डेल्टा थीटा। यहाँ पर देखिए ये एल क्या हुआ, कैंसल आउट हो गया, ठीक है, एल को मैंने यहाँ भी कहा था अलग रखा हुआ है, एल यहाँ पे देखिए कैंसल आउट हो गया। सो अब क्या बचा, एफ बाय ए आप निकाल सकते हैं, वाई उधर जाकर इंटू हो जाएगा, सो अल्फा वाई डेल्टा थीटा। एफ बाय ए को ही आपको क्या बोलना था, सिग्मा, ठीक है, एफ बाय ए को ही क्या बोलना था, सिग्मा, स्ट्रेस है ना, तो यहाँ चूंकि वो थर्मल प्रॉपर्टी की वजह से इसलिए थर्मल स्ट्रेस कहलाएगा, तो सिग्मा बिकम्स, अब ये ए एफ बाय ए सिग्मा, सो सिग्मा बिकम्स अल्फा वाई डेल्टा थीटा, अल्फा वाई डेल्टा थीटा।
क्वेश्चन में आपको अल्फा वाई डेल्टा थीटा सारा वैल्यू दिया रहेगा। पूछेगा थर्मल स्ट्रेस, सीधा सीधा फार्मूला लगा देना है, ठीक है। पूछेगा थर्मल फोर्स या थर्मल टेंशन, तो आपको क्या करना है, ये एफ निकालना है। तो ये क्या होगा, ए जाके इधर इंटू कर दीजिएगा, तो क्या बन जाएगा, ये अल्फा वाई ए डेल्टा थीटा, ठीक है। अल्फा वाई ए डेल्टा थीटा सारी वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी, आप उसको बस पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द रिजल्ट वाला टाइप का है। तो इसको याद रखेंगे फार्मूला को। एफ का क्या हो जाएगा, अल्फा वाई ए डेल्टा थीटा, सिग्मा क्या बन गया, इसमें से ए इधर आके कॉमन हो गया, इधर इस तरफ आ गया तो डिवाइड में चला गया ना, एफ बाई ए हो गया आपका सिग्मा। तो अल्फा वाई डेल्टा थीटा, अल्फा वाई डेल्टा थीटा। दोनों ही फार्मूले में देखिए कहीं भी एल नहीं है, क्योंकि एल कैंसिल आउट हो गया था। इसका मतलब थर्मल स्ट्रेस, थर्मल फोर्स, थर्मल टेंशन, ये सब जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ एल होते हैं, लेंथ ऑफ द रॉड पर डिपेंड नहीं करते। छोटा रॉड हो बड़ा रॉड हो, लेकिन फोर्स या स्ट्रेस जितना डेवलप होना है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, अल्फा वैल्यू पर, वाई वैल्यू पर और डेल्टा थीटा वैल्यू पर। लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। फोर्स वो फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उन पर भी डिपेंड कर रहा है। तो ये बड़ा याद रखने का है। तो यहाँ पर आप चाहे तो लिख सकते हैं कि एबव से आपका क्लियर है कि ये जो थर्मल फोर्स और थर्मल स्ट्रेस है वो इनिशियल लेंथ ऑफ द रॉड पर डिपेंड नहीं करते हैं। तो यहाँ पर नोट करके कहीं भी आप लिख सकते हैं सिग्मा एंड एफ, ठीक है, डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द रॉड। तो ये आप थोड़ा सा मेंशन कर देंगे, कभी कभी पूछता है। सिग्मा क्या है, थर्मल स्ट्रेस, एफ क्या है, थर्मल फोर्स। तो ये दोनों डिपेंड नहीं करते लेंथ ऑफ द रॉड पर। क्लियर है यहाँ तक, अच्छे से कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों अब आगे बात करते हैं एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड अलोंग विद द एक्सपेंशन ऑफ कंटेनर, है ना। जैसे हमने किसी कंटेनर में किसी लिक्विड को रखा हुआ है, तो नॉर्मली देखिए क्या होता है, इन जनरल द लिक्विड एक्सपेंड्स मोर देन द सॉलिड्स। लिक्विड में ज्यादा एक्सपेंशन होता है विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड, दैट इज क्योंकि गामा लिक्विड जो होता है वो ग्रेटर देन होता है गामा सॉलिड, ठीक है। मतलब आपने कंटेनर में पूरा लबालब भर के रखा है, मान लो भी जो वॉल्यूम है वो इनिशियल वॉल्यूम है लिक्विड का भी और सॉलिड कंटेनर दोनों का हो सकता है। फिर आपने क्या किया, डेल्टा थीटा से टेम्परेचर को इंक्रीज किया, लिक्विड भी बढ़ेगा और कंटेनर का वॉल्यूम भी तो बढ़ेगा, वो भी तो एक मेटालिक सब्सटेंस होगा, उसका भी वॉल्यूम बढ़ेगा। लेकिन उसका वॉल्यूम उतना नहीं बढ़ेगा जितना लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, है ना। लेकिन हमें अपनी आंखों से देखने पर जो है वॉल्यूम का बढ़ना उतना पता नहीं चलेगा। तो मान के चलो कि हम लोग ये मानेंगे कि हम लोग यहाँ पे इसको गर्म कर रहे हैं, इसका टेम्परेचर राइज कर रहे हैं, तो अगर लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ा है तो उतना वॉल्यूम जितना बढ़ा होगा वो इसमें से ओवरफ्लो कर जाएगा, बाहर गिर जाएगा। तो हम देखेंगे कि जितना बाहर गिर गया हम कहेंगे कि लिक्विड का वॉल्यूम उतना बढ़ गया। लेकिन ये जो आप देखोगे ना जितना बाहर गिरा, क्या वो एक्चुअल वॉल्यूम उतना ही बढ़ा होगा? तो जवाब होगा बिल्कुल नहीं, ठीक है। वो आपको एपरेंट है, वो वैल्यू जो होगी वो आपकी एपरेंट वैल्यू होगी, आपको लगेगा कि उतना से बढ़ा है। अब मान लो कि 20 लीटर का हमने यहाँ पे ले रखा कंटेनर और 20 लीटर इसमें हमने कोई लिक्विड भी डाल दिया, ठीक है। अब हमने इसको गर्म किया और पता चला कि मतलब कुछ देर के बाद जो है 50 डिग्री सेल्सियस तक हमने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो हमने देखा कि मान लीजिए इससे 3 लीटर पानी जो है, मान लो पानी ही था तो 3 लीटर पानी जो है वो बाहर आ गया। जो पानी बाहर आया उसको हमने मेजर किया, 3 लीटर मिला। तो इसका मतलब क्या कहोगे आप कि लिक्विड 3 लीटर ही बढ़ा होगा? नहीं, क्योंकि जब आप कंटेनर को अभी मेजर करोगे तो वो भी 20 से बढ़ के हो सकता है 22 लीटर का हो गया होगा। इसका मतलब 22 लीटर पानी अंदर में अभी भी है और 3 लीटर बाहर भी गिरा है। इसका मतलब टोटल 20 से 25 हो गया था, तभी 2 बाहर अंदर ही रह गया और 3 बाहर आ गया, 2 3 5, है ना। तो 5 लीटर जो था वो एक्चुअल में एक्सपेंशन हुआ था पानी का, है ना, और 3 लीटर सिर्फ बाहर आया क्योंकि 2 लीटर एक्सपेंशन आपके इस सॉलिड कंटेनर का भी हो गया था, ठीक है। तो इसके आधार पर देखिए डेल्टा भी अपरेंट आप क्या लिख सकते हैं, जैसे 3 जो बाहर आया उसी को कहेंगे अपरेंट। तो वो 3 कैसे निकाला, तो एक्चुअल में जो 5 लीटर की एक्सपेंशन हो गई थी लिक्विड में, मतलब डेल्टा भी लिक्विड में जो एक्चुअल में एक्सपेंशन हुआ होगा उसमें से माइनस करना पड़ेगा कंटेनर का जो एक्सपेंशन हुआ है वो वाला। तो डेल्टा भी फॉर सॉलिड लिखना पड़ेगा, समझ लीजिए इस बात को, ठीक है।
अगर 3 लीटर पानी बाहर आया है, इसका मतलब ये हुआ कि वो क्या हो गया, डेल्टा वी अपरेंट। और एक्चुअल में तो इसका 3 से ज्यादा रहा होगा, क्योंकि कंटेनर का भी वॉल्यूम राइज किया है। अब एक्चुअल में अगर मान लो कि इसका 20 से 25 हुआ था, जिसमें से 3 बाहर आ गया, तो 2 कंटेनर ने भी राइज किया होगा। ठीक है, तो वही आप कंटेनर की वॉल्यूम जितना राइज किया, उसको लिक्विड का वॉल्यूम जितना राइज किया, तो लिक्विड का वॉल्यूम 5 लीटर राइज किया, कंटेनर का वॉल्यूम 2 लीटर राइज किया, तो 5 में से 2 माइनस कर दिया, तो जो 3 लीटर बचा वही अपरेंट लगेगा, वही ओवरफ्लो हो जाएगा, तो हमें पता चलेगा। तो ये सिंपल सा आपका फॉर्मूला यहाँ पे लॉजिक सा बनता है। अब डेल्टा भी आप कहीं भी लिखिएगा तो करस्पॉन्डिंग गामा अपरेंट, इनिशियल वॉल्यूम तो पूरा सबका भी ही था, तो भी इंटू डेल्टा थीटा लिखिए। डेल्टा भी लिक्विड है, तो इसका भी आप लिखिए गामा लिक्विड भी डेल्टा थीटा। ये एक्चुअल में जो आपका इंक्रीज एक्सपेंशन हुआ था वो वाले लिक्विड में हो गया। और डेल्टा भी सॉलिड, जो सॉलिड में एक्चुअल में एक्सपेंशन हुआ था, तो गामा सॉलिड और भी डेल्टा थीटा। सब में डेल्टा थीटा का ही राइज होगा, भी इनिशियल वॉल्यूम था इसलिए सब में भी ही जाएगा, जो दोनों कट जाएंगे। तो आपका एक सिंपल सा फॉर्मूला बनता है गामा अपरेंट इक्वल टू गामा लिक्विड माइनस गामा सॉलिड। ठीक है, और गामा लिक्विड कभी निकालने की जरूरत पड़ेगी तो क्या लिखिएगा, गामा अपरेंट प्लस गामा सॉलिड। ठीक है, गामा अपरेंट प्लस गामा सॉलिड। गामा सॉलिड ये क्या हो गया, कंटेनर के लिए यूज हो गया है। और यहाँ पे मान लिया गया है डेल्टा वी लिक्विड, जो आप यहाँ पे देख रहे हो, दैट इज एक्चुअल चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, एंड डेल्टा वी सॉलिड इज द एक्चुअल चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, इसमें 5 लीटर का चेंज आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया था, और इसमें 2 लीटर का चेंज हुआ था, तो 5 माइनस 2 मतलब 3, और 3 वाला जो हो जाएगा वो अपरेंट हो जाएगा। तो अपरेंट चेंज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, डेल्टा वी अपरेंट। ठीक है, तो आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को दोबारा तिबारा भी चला करके देखिए, ध्यान से सुनिए और नोट्स को जरूर बनाइए। आप में से अक्सर कई बच्चे ऐसा करते होंगे कि सिर्फ एक बार चला के देख लिया और आधे रास्ते में कहाँ पे सो गए, कुछ पता ही नहीं चला। नोट्स बनाते रहना है और उसको ध्यान से सुनते रहना है। ठीक है, और दिक्कत हो तो दोबारा चला करके सुनिए, अपने कंसंट्रेशन को भंग मत होने दीजिए। सामने जब आप क्लास में होते हैं तो फिर उस वक्त क्या होता है कि टीचर आपको वॉच कर रहे होते हैं, तो आपका ध्यान अगर इधर उधर जाता है तो टीचर आपको टोक देते हैं, तो आप फिर से ध्यान कंसंट्रेट कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से आपको इंटरनेट से पढ़ने पर इस तरह की सुविधा होती नहीं है, आपको अपना सेल्फ कॉन्शियस रहना पड़ेगा। ठीक है, तो नोट्स आपको बहुत सपोर्ट करता है, इसलिए भी हम थोड़ा कोशिश करते हैं कि अच्छे से लिख दें कि आपका नोट्स भी अच्छे से तैयार हो। और उसके बाद जब एक बार तैयार हो जाए तो फिर आप नोट्स को भी बार बार पढ़ सकते हैं, और अगर कहीं कोई चीज़ भूल गए कि यहाँ पर सर ने क्या बोला था, कैसे बोला था, तो फिर से वीडियो में आकर के उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो आप पूरे अच्छे से मेहनत करते चलिए, तभी सब सक्सेसफुल होगा। तो यहाँ तक अच्छे से नोट करिए, है ना। फिर इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया, उसको भी डील कर लेते हैं। आइए बच्चों, तो यहाँ देखते हैं इफेक्ट ऑन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। वैसे किसी भी सब्सटेंस के लिए वैलिड होगा आपका ये कैलकुलेशन। तो देखिए, इन जनरल एज वी नो दैट व्हेन द हीट एनर्जी इज सप्लाइड टू एनी सब्सटेंस इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस। आप हीट एनर्जी सप्लाई करोगे किसी भी सब्सटेंस को, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, उसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। एज ए रिजल्ट ऑफ विच द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि मास तो वही रहना है, तो वॉल्यूम अगर बढ़ती है तो डेंसिटी आपका कम हो जाएगा। तो विच कैन बी गिवन एज, जैसे कि अब आप जानते हैं कि V का जो फार्मूला आपका बना था, V बिकम्स V0 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, जहाँ V क्या है, फाइनल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, V0 क्या है, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। चूंकि हम लोग लिक्विड के लिए निकाल रहे हैं तो सब्सटेंस को लिक्विड ही मान लिया। M बराबर मास ऑफ द लिक्विड, D फाइनल डेंसिटी एंड D0 इनिशियल डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो देखिए, ये जो V लिखिएगा क्या लिखिएगा, M/D लिखिएगा इसको। V0 क्या लिखिएगा, मास तो वही रहेगा, M/D0 लिखिएगा, और उसके बाद 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। आपका मास तो कैंसिलेशन में चला जाएगा। उसके बाद जब डी निकालिएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इधर लेके जाएंगे, ये D0 इधर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा। सो डी बिकम्स D0 बाय 1 प्लस गामा डेल्टा थीटा, है ना। तो ये आपका हो गया एक रिलेशन, ये नई डेंसिटी हो गई, फाइनल डेंसिटी इनिशियल डेंसिटी के रिस्पेक्ट में, इस तरह से। फिर आप चाहें तो इस क्या होता है ना कि इसमें इससे कैलकुलेशन करोगे जब आप, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा आप इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हो, बायनोमियल लगा के। नीचे वाला जो भी ये टर्म है इसको ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर लेके चले गए तो पावर इसका क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, और फिर जब इसमें यहाँ पे मल्टीप्लाई आ जाएगा, ये बायनोमियल लग जाएगा, क्योंकि गामा डेल्टा थीटा इज मच मच स्मॉलर देन 1। ये अल्फा बीटा गामा आपको बताया कि ये सब वैल्यू जहाँ भी आती है बहुत बहुत छोटी होती है, इसलिए यहाँ पे ये टर्म जो आएगा वो एक से बहुत बहुत छोटा हो जाता है, तो आप बायनोमियल अप्लाई कर सकते हैं। तो ये टर्म यहाँ पे आ गया, तो ये क्या हो गया, 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा। ठीक है, यहाँ पे आ गया।
तो अब इससे जब कैलकुलेशन करोगे सो डी बिकम्स डी नॉट इंटू 1 माइनस गामा डेल्टा थीटा, ये चीज लिख दिया। तो इससे जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको कैलकुलेशन थोड़ा इजी पड़ेगा, इसके रिस्पेक्ट में काफ़ी इजी पड़ जाएगा। ओके, तो इसी से कैलकुलेशन करना है आपको। ठीक है, तो यही हो गया वेरिएशन ऑफ डेंसिटी विथ चेंज इन टेम्परेचर। एक और छोटा सा रह जाता है, कभी कभी आपको दिख जाएगा थ्योरेटिकल क्वेश्चन, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर के बारे में। देखिए इसमें क्या होता है कि वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस, इसको हमेशा याद रखिएगा। वाटर के पास क्या होती है, मैक्सिमम डेंसिटी होती है, कहाँ पर, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, मतलब 4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा अगर टेम्परेचर आप राइज करते हो तो उसमें भी डेंसिटी कम होगी, और 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी टेम्परेचर ले जाते हो तो उसमें भी आपकी डेंसिटी जो होगी वो डिक्रीज ही होगी, कम ही होगी, क्योंकि 4 पे मैक्सिमम है, तो 4 से ऊपर भी कम हो जाएगा, 4 से नीचे भी कम हो जाएगा। अच्छा, 4 डिग्री पे मैक्सिमम, दैट इज बिटवीन 0 to 4। अब इसमें क्या खास बात होती है, तो वाटर जो है वो 0 से 4 के बीच में आप सप्लाई कर रहे हो हीट को। मान लो कि अभी वो 0 डिग्री सेल्सियस पर आपने हीट को सप्लाई किया, तो वो उसका टेम्परेचर राइज किया। तो नॉर्मली हम लोग क्या पढ़े हैं कि इन जनरल, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि जब आप हीट एनर्जी सप्लाई करते हो तो सब्सटेंस का वॉल्यूम इंक्रीज होता है और डेंसिटी डिक्रीज करती है, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिक्रीजेस। लेकिन यहाँ वाटर में क्या हो रहा है, 0 to 4 के बीच में आप जब इसको हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हो तो डेंसिटी ऑफ द वाटर इंक्रीजेस। तो जनरली सभी सब्सटेंस के लिए डेंसिटी हीट सप्लाई करने के बाद डिक्रीज होता है, लेकिन 0 से 4 के बीच में वाटर के लिए ये डेंसिटी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, है ना। तो बाकी सबसे डिफरेंट बिहेवियर हो गया। तो सप्लाइंग हीट एनर्जी द डेंसिटी ऑफ वाटर इंक्रीजेस। ठीक है, अब ये क्यों होता है, तो इसका केमिकल बॉन्डिंग से आंसर आता है, ड्यू टू मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा बन जाता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, मैक्सिमम आ जाता है, तो वो जितना कॉम्पैक्ट हो सकता था वो कॉम्पैक्ट हो जाता है। 4 डिग्री के बाद जब आप गर्म करते हो तो फिर वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटना शुरू कर देता है, तो फिर से वो फैलना शुरू कर देता है। तो सच बिहेवियर इज नोन एज एनोमेलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो मेन इसका कॉन्सेप्ट यही है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा याद रखेंगे। और 0 से 4 के बीच में आप हीट सप्लाई करते हो, फिर भी इसकी डेंसिटी जो होती है वो बढ़ती जाती है, जबकि बाकी सब्सटेंस की कभी भी आप हीट सप्लाई करते हो तो उसकी डेंसिटी जो होती है वो कम होती जाती है, लेकिन इसकी 0 से 4 के बीच में बढ़ती जाती है। तो इसी को आप बोलते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई यहाँ पे थर्मल फिजिक्स में लेक्चर नंबर 9 में। एक्सपेंशन से रिलेटेड सारी बातें हमने आपको यहाँ पे बता दिया। अच्छे से इसको रिवाइज करके सारे जितने भी फॉर्मूले आए हैं और जो भी कॉन्सेप्ट थ्योरीज बताया गया है इसको बढ़िया से कवर करके रखिए। अब जल्दी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें इस पर आधारित आपको सवाल जो है न्यूमेरिकल्स जो है उस पर काम किया जाएगा। तो ठीक है, यहाँ तक कवर करके रखिए, मन लगा के पढ़िए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।